साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आपकी सीटेट परीक्षा हेतु हिंदी भाषा के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हमेशा की तरह 30 प्रश्नों पर चर्चा होगी। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश भी इस सेट में हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आज के सेट पर चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 प्रत्यक्ष विधि। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर क्या है? यहाँ सबसे सटीक उत्तर है विकल्प संख्या 2 खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश डैश नहीं है। विकल्प को देखिए, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर क्या है? यहाँ सबसे सटीक उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियाँ हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों। तो यहाँ साथियों चारों विकल्पों में सबसे सटीक और सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 2 बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऐसी गतिविधियाँ और अभ्यास होने चाहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए बात कर रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण की। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ठीक है साथियों, तो यहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो साथियों भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। सही विकल्प है विकल्प संख्या 1। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। तो यहाँ सबसे सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प को ध्यान से देखिए। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर है साथियों, सबसे सही विकल्प है विकल्प संख्या 3 भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 4 बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प क्या है साथियों? सबसे सही विकल्प है विकल्प संख्या 2 बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास।
तो यहाँ साथियों सबसे सटीक विकल्प सबसे सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना। ठीक है, यहाँ पुनः आग्रह करूँगा, प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आप जान लीजिए आपकी आधी समस्या समाप्त हो गई। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। यहाँ सबसे सटीक सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, मातृभाषा। बच्चों की घर की भाषा जो है वो बच्चे की भाषाई पूंजी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न रखना, बच्चों को कार्यों में व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना। तो यहाँ सबसे उचित विकल्प क्या है साथियों? विकल्प संख्या 1, सीखने को विस्तार देना गृह कार्य का उद्देश्य। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, यह बात भाषा अर्जन के संबंध में हो रही है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो यहाँ साथियों सबसे सही उत्तर है, सही विकल्प है विकल्प संख्या 1। समझ रहे हैं, यह कथन सही नहीं, बाकी तीनों कथन सही हैं। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों प्रश्न संख्या 16 से 24 गद्यांश पर आधारित हैं। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के या पठित जो भी गद्यांश पद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उनके सही उत्तर आप तभी सटीक कर पाते हैं जब आप गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसको चलिए हमारे साथ ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न 16 से 24 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं गद्यांश को। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम ऐसा कोई काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और सीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम सब उसकी संतान। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। गद्यांश को आपने देख लिया, चलिए उस पर आधारित प्रश्न को चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 16, हम पृथ्वी की संतान हैं। ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में है। हम पृथ्वी की संतान हैं वाक्य में हमसे क्या तात्पर्य है? हम पृथ्वी की संतान हैं वाक्य में हमसे क्या तात्पर्य है? इसमें देखिए चारों विकल्पों को, संसार के सभी लोग, हम सभी नागरिक, एक खास देश के लोग, हम भारतवासी। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है, संसार के सभी लोग। देखते हैं प्रश्न संख्या 17, पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। परधन आवरण, परधन यावरण, परिधन आवरण और परिधन यावरण। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 परिधन आवरण। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 18, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं, पृथ्वी से बुरा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ गद्यांश के अनुसार सबसे उचित विकल्प है विकल्प संख्या 1 पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 19, सर्वनाश से उबरा जा सके। यहाँ उबरा का अर्थ है हटा, बचा, निपटा, तैरा। तो यहाँ उबरा का अर्थ है साथियों बचा, यानी सर्वनाश से बचा जा सके। ठीक है,
प्रश्न संख्या 20, गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना, चरित्र चित्रण करना। तो साथियों चरितार्थ करना का अर्थ यहाँ है सिद्ध करना। विकल्प संख्या 2 सिद्ध करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वह पर्यावरण की रक्षा करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें। तो यहाँ गद्यांश के अनुसार सबसे उचित विकल्प है अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। विकल्प संख्या 2 सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22, अरण्य संरक्षण का अर्थ है वनों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, सभी की रक्षा। तो यहाँ गद्यांश के अनुसार सबसे सटीक विकल्प क्या है? अरण्य संरक्षण का अर्थ वनों की रक्षा। विकल्प संख्या 1 वनों की रक्षा। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में, माता और पुत्र में, धरती और सभी देशों में, प्रकृति और पर्यावरण में। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 1, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। देखते हैं प्रश्न संख्या 24, क्रूर शब्द है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो साथियों विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण करते हैं। यहाँ क्रूर क्या है? यह विशेषण है। सही उत्तर विकल्प संख्या 3। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या 25 से 30 पद्यांश पर आधारित हैं। यहाँ एक कविता दी गई है जिसको पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 25 से 30 का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए ध्यान से कविता को देखते हैं। चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुँचाती, जीवन को परखती पहुँचती हैं वहाँ जहाँ कभी कोई न पहुँचा चींटियों से पहले। संकेतों में करती हैं वह शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, रखती हैं संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरती हैं कभी कभार वह मगर हर बार, नए सिरे से टटोलती हैं पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर से एकजुट होते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 25, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प क्या है साथियों? चींटियाँ कैसे बातचीत करती हैं? आप भी अनुमान लगाइए, साथ में हमारे पद्यांश पर जोड़ दीजिए। चींटियाँ कैसे बात करती हैं? चींटियाँ साथियों संकेतों से बात करती हैं। सही विकल्प संख्या 4, चींटियाँ संकेतों से बात करती हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा रखने वाला, कुछ भी न चाहने वाला। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प क्या है साथियों? यहाँ सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 1, दूसरों से जलने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27, चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुँचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है पद्यांश के अनुसार विकल्प संख्या 1, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना चींटियों के स्वभाव में नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं? चारों विकल्पों को देखिए, पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प पद्यांश के अनुसार है पूर्वजों की गंध से। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 29, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ पहचानती हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। यहाँ पद्यांश के अनुसार सबसे सटीक विकल्प याद रखती हैं, विकल्प संख्या 4। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30, काव्यांश में मगर का अर्थ है। काव्यांश में मगर का अर्थ है यहाँ केवल, परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल। तो यहाँ सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 2, परंतु। मगर का क्या अर्थ है? परंतु। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपने प्रश्न संख्या 1 से 30 को बहुत तेज़ी से देखा है ना। मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे कम समय में बनने वाला 30 प्रश्नों का ये सेट है और मेरा उद्देश्य इतना था कि आपका समय व्यर्थ न हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नए सेट के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।